ठीक है। तो नेक्स्ट है एक पॉइंट का x1 y1 का एक लाइन से ax+by+c=0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड अगर ये मिरर एक्ट करेगी तो इसका इमेज। ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो बहुत इजी है। क्या? ax+by+c=0 की फॉर्म में लाओ, मतलब ब्रिंग एवरीथिंग ऑन द वन साइड। ये लाने के बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? पॉइंट को पुट करते हैं, ax1+by1+c डिवाइडेड बाय इसका मॉड डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर अंडर द रूट। ये आता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्ट करेगा, राइट। ये वाला जो डिस्टेंस है ये इजी है। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको निकालने का तरीका, ठीक है, क्या है हमारा कि विल कंसीडर ये दोनों के दोनों पॉइंट्स को x कोमा y। तो x-x1, y-y1। अब जो लाइन का x का कोफिशिएंट है वो इधर, y का कोफिशिएंट इधर, इक्वल टू -1 इंटू, राइट। अब ये पॉइंट को पुट कर दो, ax1+by1+c डिवाइडेड बाय a² + b²। यहां पे अंडर रूट नहीं आता। ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करके जो मेरा x एंड y मिलेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एंड यहीं पे -1 की जगह अगर -2 हो जाए, राइट, तो क्या मिलेगा? इमेज। तो सेम फॉर्मूला, x-x1/a, y-y1/b इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ ax1 by1 + c डिवाइडेड बाय a² + b²। अब हमें देगा एक्स एंड वाई इमेज। एग्जांपल, मान लो 2,3 पॉइंट है एंड ये लाइन है 3x-4y+12 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड जो इमेज आ रहा है वो निकालना है। तो क्या करेंगे? x-x1 इक्वल टू y-y1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट है वो इधर आ जाएगा, y का जो कोफिशिएंट है विद साइन -4 वो इधर आ जाएगा, -1 इंटू, अभी पॉइंट को पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? 3 to the 6, 3 पुट किया, 4 3 12, तो -12 + 12 डिवाइडेड बाय a² + b²। तो 3² + 4² इज 25। ये आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये कटा, क्या बन जाएगा ये? -6/25। ये आ जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेट कराया तो x-2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 उधर लेके गए तो आ जाएगा -6 × 18/25, एंड 2 उधर जाएगा तो x आ जाएगा 2 - 18/25, दैट इज 50 - 18, क्या आ जाएगा? 32/25। सिमिलरली इस चीज को इक्वेट कराऊंगा तो y-3 की वैल्यू आ जाएगी -4 × -6, दैट इज 24/25। 3 उधर गया तो y इक्वल टू 3 + 24/25, 75, एंड ये मिलके कितना हो जाएगा? 99/25। तो मेरा आ जाएगा पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। ये क्या आ जाएगा? 32/25 कोमा 99/25। ये आ जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर इमेज निकालना है तो ये लेके जाएंगे, x-2/3 इक्वल टू y-3/-4 इक्वल टू, अब ये -1 की जगह -2, मतलब ये जो भी चीज आई इसका ट्वाइस हो जाएगा, दैट इज -12/25। सिमिलरली यहां से x एंड y निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? इमेज डायरेक्टली। ये क्लियर हुआ? ये डायरेक्टली शॉर्टकट काम करता है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे सिनॉप्सिस में हमने लिख रखी हैं। ठीक है। यस, इमेज। ठीक है, यही यहाँ पे लिख रखा है, सिनॉप्सिस चेक करो। पहले, सबसे पहले लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लेंथ का डिस्टेंस का फॉर्मूला, राइट। देन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का मैं बताता हूँ। इसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वही लिख रखे हैं, दैट इज h-x1/a इक्वल टू k-y1/b इक्वल टू माइनस ऑफ, पॉइंट को पुट करके डिवाइडेड बाय a²+b²। और वहीं पे -1 की जगह -2 रखेंगे तो हमें इमेज मिल जाएगा। ठीक है। कुछ नोट करना है देख लो, ये लिख रखा है वैसे सारा। एग्जांपल नोट करने, एग्जांपल नोट कर लो ताकि क्लियर हो जाए।
हाँ जी, प्लीज। देखो, अब अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, या फिर कोइंसिडेंटल या फिर इंटरसेक्टिंग, ये तीन केसेस बनेंगे, राइट। तो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, राइट। अब यार अगर तो स्लोप इनकी बराबर नहीं हुई, राइट, मतलब ये दोनों लाइंस एक्स एक्सिस के साथ डिफरेंट एंगल बनाएंगी। स्लोप इक्वल है तभी इक्वल एंगल बनेगा, तभी पैरेलल होंगी। अब अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो एक्स एक्सिस के साथ ये क्या बनाएंगी, डिफरेंट एंगल। ये समझ में आया? एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएंगी ये, डिफरेंट एंगल। अब डिफरेंट एंगल के बाद, राइट, ये एक्स एक्सिस है, एक का एंगल ऐसे हो गया, एक एंगल ऐसे। तो यार सिर्फ पैरेलल लाइंस नहीं टकराती, अब ये वाली चीजें तो डेफिनेटली आपस में कहीं ना कहीं टकराएंगी टकराएंगी। सो अगर स्लोप बराबर नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस जाएंगी जाएंगी। अब पहली वाली लाइन का स्लोप माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, दैट इज माइनस a1/b1 एंड ये माइनस a2/b2। अब अगर ये बराबर नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग होगा। ये कटा, a2 को नीचे ले आओ, b1 को इधर, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये क्लियर हुआ? ठीक है। और इन दोनों के केसेस में लाइंस है तो पैरेलल, पैरेलल के स्पेशल केस है कॉन्सिडेंटल। तो a1/a2 मस्ट बी इक्वल टू b1/b2, पैरेलल होंगी, मतलब स्लोप इक्वल होगी। अब स्लोप इक्वल होने के बाद हाउ विल वी डिफरेंशिएट कि वो पैरेलल है या कोइंसिडेंटल है? अब देखो, ये पैरेलल लाइंस के अंदर पहली वाली लाइन का कोई भी पॉइंट दूसरी में सेटिस्फाई नहीं करेगा, और इसके अंदर पहली वाली लाइन का हर एक पॉइंट दूसरी में सेटिस्फाई करेगा, या फिर एक भी कर गया तो वो कोइंसिडेंटल आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल तो है ही है। पैरेलल होने के बाद अगर एक भी पॉइंट कर गया सेटिस्फाई पहली का दूसरी, पहली लाइन का दूसरी लाइन में, तो वो कोइंसिडेंटल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहली वाली लाइन का एक पॉइंट ढूंढा, राइट। लेट से मैंने वाई इंटरसेप्ट ढूंढ रहा हूँ, एक्स को जीरो पुट कर दिया, एक्स को जीरो पुट करके क्या आ गया, -c1/b1। ऐसे इसका क्या आ जाएगा, -c2/b2। ये चीज क्लियर है? अगर एक पॉइंट कॉमन आ गया तो अपना काम हो जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, अब एक देखो जरा, अब ये जो पॉइंट आया एक्स को जीरो पुट करके, तो ये वाला पॉइंट आया, राइट। अभी पॉइंट दूसरे में पुट करा के देखा, क्या बन गया, ये पुट करा के बना, ये तो जीरो हो गया, ये क्या बन गया, b2 इंटू -c1/b1 प्लस c2 है तो इक्वल टू -c2। ये घटा, तो c1/c2, इसको नीचे ले जाओ, ये दोनों ऊपर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, b1/b2। तो इसका मतलब है कि पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो क्या आ जाएगा, कोइंसिडेंटल। तो इसके बाद अगर b1/b2 c1/c2 के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, वो कोइंसिडेंटल। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो जस्ट पैरेलल वाला केस हो जाएगा। एंड अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ गया तो कौन सा केस हो जाएगा, कोइंसिडेंटल वाला। अगेन क्या किया हमने, इसके थ्रू पैरेलल तो प्रूव कर दिया, पैरेलल होने के बाद अगर पहली का एक पॉइंट दूसरी में सेटिस्फाई करके ये किया तो कोइंसिडेंटल हो जाएगा। तो यानी कि ये साथ में कंडीशन जुड़ेगी अगर इसके साथ, तो वो कोइंसिडेंटल हो जाएगा। और अगर ये नहीं होगा तो जस्ट पैरेलल वाला केस होगा, तो ये नहीं। तो इसलिए हमारी ये तीन कंडीशन बनती है। अब देख के कैसे पहचानेंगे लाइन पैरेलल है या नहीं है, राइट। हमारे एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट जो है या तो सेम होने चाहिए या उनका रेशियो सेम होना चाहिए, राइट। और अगर कांस्टेंट टर्म का भी रेशियो सेम आ रहा है तो कोइंसिडेंटल, और अगर एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम नहीं आ रहा तो इंटरसेक्टिंग, राइट। अब ये मैंने पहले कराया, इसके बाद मैं बता रहा हूं पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि पहले देख के पता चलना चाहिए पैरेलल लाइंस होती क्या, राइट। तो पैरेलल लाइंस के केस में देखो हमने क्या बोला कि या तो एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट सेम होगा या उनको, या उनका रेशियो सेम होगा। अगर रेशियो सेम है मतलब उनको एक्चुअली में इक्वल बनाया जा सकता है। इस चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो क्या आ रहा है, इन दोनों का रेशियो किया तो क्या आ गया, 1/2। इन दोनों का रेशियो किया तो आ गया, आ रहा है ना 1/2 1/2। ये समझ में आया, रेशियो क्या आ रहा है, 1/2 1/2 आ गया। इसका मतलब है कि ये पैरेलल है, और c1/c2 वो नहीं आ रहा। तो इनको लेकिन क्या, इनके कोफिशिएंट बराबर नहीं है, लेकिन क्या बनाया जा सकता है,
इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, इसको टू से डिवाइड कर दो, तो जो मर्जी हो जाए, पैरेलल लाइन के कोफिशिएंट अगर सेम नहीं भी आ रहे, रेशियो सेम आ रहा है, फिर भी उनको सेम बनाया जा सकता है। तो अब मैं केस लेके जा रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों लाइंस के बीच में, पहले तो ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है तो ये रेशियो या तो सेम होगा या तो इनको सेम बनाया जा सकता है। मैं ज्यूम कर रहा हूं इनको सेम बनाया जा सकता है। तो सेम बनाने के बाद मेरी दो लाइंस आई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y, सॉरी a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को फर्क कर दिया मैंने। ठीक है। अब इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, वो होगा इनकी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस c1 माइनस c2 का मॉड डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अंडर द रूट, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए यूज होता है। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा। ये क्लियर हुआ? श्योर? ये नोट करो। स्लोप के साथ हमने एंगल बिटवीन टू लेंस देखा था ना, है ना? तो ये स्टार्टिंग में ही जो हमने किया था, ये वही है, tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, राइट। इसी के अंदर हमने बोला था कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल जीरो होगा, तो tan जीरो आ जाएगा, तो m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। और अगर 90 डिग्री है तो tan नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर जीरो के 1 प्लस m1 m2 जीरो के m1 m2 आ जाएगा -1। ठीक है। अच्छा, कंडीशन फॉर थ्री लाइंस टू बी कंकरेंट। ठीक है, कंकरेंसी की कंडीशन देखो। इक्वल टू वन, -1 वाला। अरे वो मैं वो समझाता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ना। ये देखो ना, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, राइट। तो इसका आ जाएगा tan थीटा, इसका आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा दैट इज cot थीटा। इसको m1 ले लो, इसको m2 ले लो, तो m1 m2 क्या आ गया? 1। तो अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब जिनका सम 90 है, उनका जो tan होगा, राइट, वो क्या आएगा? tan का प्रोडक्ट 1 आएगा। एक 90 माइनस थीटा बना दिया, ये चीज थी। तो मतलब दो की स्लोप का प्रोडक्ट अगर वन आया, तो उनकी लाइंस जो एंगल बनाएंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, वो ये बोल रहा है। अच्छा, अब देखो तीन लाइन है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू जीरो। ये तीन लाइंस है। ठीक है। नाउ अगर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके जो पॉइंट आया, तीसरी में सेटिस्फाई कर जाए, तो तीनों की तीनों लाइंस एक पॉइंट से पास करेंगी। इन दैट केस दीज आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। तो उसकी कंडीशन क्या आएगी? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके x1 x एंड y आ जाएगा, बहुत गंदा आएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c3 की फॉर्म में। उसको जब इसमें पुट करेंगे तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 के अंदर एक कंडीशन बनेगी, राइट। वो कंडीशन को सिंप्लीफाइड वे में याद रखने का तरीका क्या है कि इनके कोएफिशिएंट्स पकड़ो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का डिटरमिनेंट जीरो कर दो, तो यही वाली कंडीशन आती है वो। दैट्स इट, दिस इज अ कंडीशन। ठीक है। इसलिए यहां पे हमने क्या लिख रखा है कि थ्री लाइंस है वहां पे, वही a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू जीरो, आर कंकरेंट इफ उनके कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट जीरो है। बट इसके अंदर एक लूप होल है। ठीक है, इसके अंदर एक गड़बड़ है। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना।
वे तीनों लाइंस देखो जरा, क्या है, पैरेलल, कंकरेंट नहीं है। पहले लाइन कंकरेंट ऑब्वियसली पॉइंट से पास कर ही नहीं सकती, तो कंकरेंट तो नहीं है। अब ध्यान से देखना जरा, इनका अगर मैं कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट बनाऊंगा, राइट, क्या आ जाएगा, 2 3 1, 2 3 2, 2 3 3। अब ऑब्वियसली डिटरमिनेंट जीरो है, क्यों, क्योंकि इधर से 2 कॉमन लेके बाहर ले लो, इधर से 3 कॉमन लेके बाहर ले लो, ये 1 1 1, ये 1 1 1, दो कॉलम सेम, तो डिटरमिनेंट, तो ये तो हमेशा जीरो जाएगा। लेकिन ये जाना नहीं चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन तभी ट्रू होनी चाहिए जब तीनों लाइंस क्या है, कनकरेंट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आती है देखो, कि अगर तीनों लाइंस कनकरेंट हैं तो ये ट्रू होगा, ये समझे, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है। मतलब कि अगर ये जीरो है तो क्या जरूरी है तीनों लाइंस कनकरेंट होगी, नहीं, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं वैसा वर्षा ट्रू, ये समझे। अगर ये है तो ये होगा ही होगा, बट अगर ये है तो क्या ये होगा ना, ये जरूरी नहीं। तो हमें ये कंडीशन लगाने के बाद ये प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा कि कंडीशन से अगर जीरो आ रहा है तो क्या स्टिल हमारी लाइंस कंकरेंट है, कहीं तीनों पैरेलल वाला केस तो नहीं आ रहा। अगर तीनों पैरेलल वाला केस आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा, उसको कंकरेंसी में काउंट नहीं करना। और यस, ये वाली चीज इसके अंदर एक छोटा सा एक्स्ट्रा चीज काउंट कर जाती है, ठीक है। अब जैसे देखो, मान लो, चलो मान लो ये, वो बोला है कि इसके अंदर के क्या होना चाहिए सच दैट ये कंकरेंट बन जाए, ठीक है। एंड इधर के ले लो, ठीक है, तो इधर के आ गया, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए सच दैट ये लाइंस क्या बन जाए, कनकरेंट, ये समझे, ठीक है। डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, क्या आ जाएगा, के इंटू 9 - 3 के, -3 × 6 -k² +1 × 6 - 3 के इक्वल टू 0। क्या बना, -3 k² +3 k²। रुको 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 रुको, ठीक है। यहाँ पे के इक्वल टू डेफिनेटली क्या बना देगा इसको, पैरेलल, तो वो सोल्यूशन नहीं आना चाहिए। अब इसको मैंने बोला कि कंकरेंट है, तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मैंने इधर पुट कर दिया, राइट। इसके थ्रू ये बन गया, ये बन गया 9 k³ / 2 -6 k -18 + 6 k एंड +6 - 3 k² / 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो जरा, ये और ये कटा, राइट, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 k³ एंड इधर आ जाएगा तुम्हारा -12 एंड तो -24 एंड इधर आ जाएगा -3 k² इक्वल टू 0, ये बन गया। अब डेफिनेटली 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। 2 पुट करोगे 8 आ गया, 8 9 72 -2 का क्या आ गया, कहाँ, के के साथ में 9 k² / 2, वो तो होता है 9 की आएगा, ओ, ओके, ये आएगा, ये आएगा, है ना।
एंड क्या आ जाएगा, तो इधर 6 k स्क्वायर आ गया ना, 6 k स्क्वायर इक्वल टू 24, तो k स्क्वायर इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू +-2। हाँ ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्या किया, रेंडमली फॉर्मुलेट किया था, थोड़ी एरर तो आनी थे। तो k इक्वल टू +-2 आ गया, बट k इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्वेश्चन है कि फाइंड k सच दैट दीज लाइंस आर कंकरेंट। तो हमने क्या, चुपचाप ये किया, ये किया, k इक्वल टू +-2 आ गया। बच्चा यहीं पे बोलता है दो आंसर है फॉर टू वैल्यूज ऑफ k, बट एक्चुअली में दो आंसर नहीं है इसके। कितने आंसर है, एक, इसके दो आंसर नहीं है। अच्छा, k को -2 भी पुट करके हमें देखना पड़ेगा कि क्या स्टिल पैरेलल तो नहीं आ रही, ये भी हमें देखना पड़ेगा। अगर उसके लिए भी आ रही है तो उसको भी काउंट काउंट नहीं करना है फिर। अच्छा, k को 2 पुट करके तो पता पैरेलल आ रही है, तो उसको तो इग्नोर करने करना है। -2 पुट करके क्या आ रहा है, ये बन जाएगा -2x + 3y, ये बन जाएगा 2x -3y, और ये बन जाएगा -2x + 3y। अब देखो ये भी क्या आ गया, ये भी पैरेलल वाला केस आ गया, तो ये भी कंकरेंट नहीं जा रहा। तो इनफैक्ट क्या इसका आंसर क्या आएगा, फॉर नो वैल्यू ऑफ के दीज लाइंस कैन बी कंकरेंट। लेकिन आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो इसी लिए इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूं कि यस, फाइनली जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर से हमें देखना पड़ेगा कि तीन कंकरेंट वाला केस तो नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा। ये समझ में आया, इन दैट केस उसको हटाना पड़ेगा। अगर दो भी पैरेलल है फिर भी नहीं कर सकते, अगर दो लाइन भी पैरेलल है फिर भी नहीं कर सकते। कैसे यार, ये कंकरेंट कहां से है, तीनों लाइन से एक पॉइंट से पास करनी चाहिए मिनिमम। अरे concurrent। कंकरेंट होता है कम से कम एक पॉइंट से पास करने वाली लाइंस को कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है ना, खुद सोच, जब मैंने इधर बोला कि पहली दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी में सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि तीनों की तीनों एक ही पॉइंट से पास करनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए एक ही पॉइंट पे तीनों की तीनों। तो दो के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर तीसरी लाइन पास करे तो वो कंकरेंट है। नहीं, पैरेलल लाइंस का हमेशा होगा, कि पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग नहीं है, ये पैरेलल है। क्या कंफ्यूजन हो रही है, अरे आपने बोला इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन तीनों की तीनों आपस में या एक ही पॉइंट से पास कर रही है तीनों की तीनों, वो तो कंकरेंट है, उसके लिए तो डिटरमिनेंट जीरो उसी की तो कंडीशन है, उसी की तो कंडीशन है, वो तो होगा ही होगा। पैरेलल में जीरो हो जाएगा। अभी तो बताया था पैरेलल में जीरो होगा। थोड़ा concurrent के लिए। नहीं नहीं, इसलिए कि पहले जब 2 3 वाला केस लिया था वो पैरेलल वाला, तो उसके केस में तो डिटरमिनेंट जीरो हो गई होगा, इसीलिए +-2 के लिए दोनों के लिए जीरो आ रहा है ना। कंफ्यूजन हो रही है इसमें, किस चीज की कंफ्यूजन हो रही है, क्या कंफ्यूजन हो बोलो। नहीं, इंटरसेक्टिंग लिए हो गई होगा, उसी की तो कंडीशन है, कंकरेंट और इंटरसेक्टिंग सेम है। हाँ सेम है, हाँ वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन, उसको हटाना होता है। पैरेलल के लिए भी जीरो आएगा, लेकिन उसको काउंट नहीं करना है अगर तीनों लाइंस पैरेलल है। अभी तो बताया था इधर के दो कॉलम सेम हो जाएंगे पैरेलल के लिए, तो सेम आएगा, आएगा जीरो, लेकिन उसको काउंट नहीं करना है, उसको हटाना है। जैसे इस केस में वो बोला कि ये कंकरेंट है, के की वैल्यू ढूंढो, तो मैंने के की वैल्यू ढूंढ के दो आई, लेकिन दोनों के लिए पैरेलल जा रहा है, सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, तो इसलिए इन दोनों को हटाना है। डिटरमिनेंट जीरो के दो वैल्यू मिलेंगी, उसमें से एक पैरेलल की होगी, कॉन्करेंस भी होगी। देखो, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का मतलब है कि दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली जो इन्फानाइट लाइंस है वो इन्फानाइट लाइंस की इक्वेशन। ठीक है, देखो अगर ये लाइन है L1 = 0, ये L2 = 0, यानी कि A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वहां से कितनी लाइन पास करेंगी,
इन्फानाइट, वो सारी की सारी इन्फानाइट लाइंस की सिंगल इक्वेशन क्या होगी? L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लेमडा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। L1 प्लस लेमडा L2। अच्छा, L1 L2 क्या है? बेसिकली एक्सप्रेशंस को नाम दिए गए हैं। ठीक है, L1 L2 जो नाम दिए गए वो किसको दिए गए हैं? एक्सप्रेशंस को नाम दिए गए, इसके ज्यादा और किसी को नाम नहीं दिए गए। तो ये आएगी। अब देखो, एक चीज समझो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसके ऊपर लाई कर रहा है, तो इसके लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर कर देगा। और ये वाला पॉइंट जब मैं L2 के अंदर पुट करूंगा तब भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो अब देखो, जब ये वाला पॉइंट मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा विद लेमडा, बाय द वे लेमडा अभी तक चूज नहीं किया मैंने, ठीक है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा? जीरो प्लस लेमडा जीरो। यानी कि लेमडा जो मर्जी हो जाए, यहाँ पे लेमडा जो मर्जी पुट करो, ये वाला जो जो भी आएगा ये इक्वेशन, ये इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास करेगा ही करेगा। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। लेमडा जो मर्जी हो जाए, लेमडा को चेंज करने से होगा क्या? बस लाइन रोटेट करती रहेगी और कुछ नहीं, लेकिन पास यहीं से करेगी। ये समझे? अब अगर एक पर्टिकुलर लाइन ढूंढनी है, उसके लिए कोई कंडीशन दी होगी, उसके अकॉर्डिंगली लाइन ढूंढनी पड़ेगी। जब जैसे एग्जांपल देखो जरा, क्या बोल रहा है वो? L1 दे रखा है हमें 3x प्लस 4y माइनस 4y प्लस 6। 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये L1 दे रखा है, L2 दे रखा है x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। वो क्या बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका, ठीक है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -2, 0। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 इज क्या आ जाएगी? 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस लेमडा टाइम्स x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब इसी के आगे लेमडा की वैल्यू ढूंढने के लिए उसने सबसे पहली कंडीशन क्या दे दी कि ये वाली जो लाइन है ये कहां से पास करनी चाहिए? ए कोमा बी। तो ए कोमा बी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये हमेशा पास ही कर रहा है, बट ए कोमा बी से भी पास करनी चाहिए, राइट? तो ए कोमा बी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ए कोमा बी पुट कर दिया, क्या बन जाएगा? 3a माइनस 4b प्लस 6 प्लस लेमडा टाइम्स ए प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से लेमडा क्या आया, इसको उधर ले जाओ, तो -3a माइनस 4b प्लस 6 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस 2। अब ये वाला जो लेमडा है इसको इसके अंदर पुट कर दो, यूल गेट इक्वेशन ऑफ लाइन। ये वो लाइन होगी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है प्लस a कोमा बी से पास हो रही है। ये समझ में आया? जब लेमडा को वापस पुट करेगा तो इक्वेशन आएगी ना। अब एक्स एंड वाई में इक्वेशन आई ना। ध्यान से सुन मेरी बात, जैसे जैसे इसके अंदर लेमडा चेंज कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सारी की सारी लाइन यहां से पास करने वाली। जब मैं लेमडा को एक पर्टिकुलर पुट करूंगा तो एक पर्टिकुलर लाइन आएगी ना। तो कौन सा लेमडा पुट किया? जिसके लिए ए एंड बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो वापस पुट करके जो आएगी वो इक्वेशन आएगी ना, वो कंडीशन, ये कंडीशन है। लेकिन ये कंडीशन को पुट करके तो इक्वेशन आएगी ना। अब जैसे अगला वाला देख जरा, सेकंड सेकंड क्या बोल रहा है? पैरेलल टू लाइन एल इक्वल टू 0। एल क्या दे रखा? अच्छा, एल दे नहीं रखा ना। ठीक है, एल कोई भी रैंडम ले लो, बोलो कोई भी लाइन रैंडम। +7y प्लस 2 इक्वल टू 0, मान लो ये। वो बोल रहा है कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली वो लाइन चाहिए जो इसके पैरेलल है, मतलब वो ये वाली लाइन होनी चाहिए, राइट? अब वो लैम्डा ढूंढना जिसके लिए ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल बन जाए। तो स्लोप सेम होना चाहिए। तो इसका स्लोप क्या आ रहा है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 3 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, दैट इज -4 प्लस लैम्डा, राइट? अब ये किसके बराबर होना चाहिए? इसकी स्लोप, दैट इज -4/7। माइनस माइनस कटा, 7 3 21 प्लस 7 लैम्डा, दैट इज इक्वल टू -16 प्लस 4 लैम्डा। अब इसको इधर ले आओ तो 3 लैम्डा, दैट इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, दैट इज
37। तो लेमडा क्या है, -37/3। अब ये वाले लेमडा को इधर पुट करोगे तो कौन सी इक्वेशन आएगी? जो पहली बात तो इसी की फॉर्म की आई ना, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास करेगी करेगी, प्लस गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल। सिमिलरली परपेंडिकुलर की कंडीशन है, मतलब ये जितनी भी कंडीशन हमें दे रखी है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, हैज इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब उसका स्लोप क्या होना चाहिए, -1। तो डायरेक्टली जो इसका स्लोप निकाला है हमने, इसको -1 के बराबर कर दो। मतलब ये सारी की सारी एक एक कंडीशन के थ्रू एक एक लेमडा मिलता रहेगा। जैसे जैसे लेमडा मिलेगा वो लेमडा वापस पुट करेंगे, तो हमें वो लाइन की इक्वेशन मिलती रहेगी जो गिवन पॉइंट से पास कर रही है एंड गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये क्लियर हुआ कैसे करना है? फैमिली ऑफ लाइंस क्या बोलता है, फैमिली ऑफ लाइंस का खुद सोचो मतलब क्या है प्लीज इधर। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या है कि बहुत सारी लाइंस है, फैमिली बहुत सारी लाइंस है, लेकिन उनको रिप्रेजेंट एक ही तरीके से कर रहा है, राइट? तो ये इनफाइनाइट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, वो सारी की सारी लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी? जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करते हैं। कौन सा पॉइंट? गिवन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो पॉइंट से पास करने वाली सारी की सारी लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ये क्लियर हुआ? अगर E1 = 0 एंड E2 = 0, दो इक्वेशन है, रैंडमली कुछ भी ले ले, लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, कुछ भी ले ले, फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने E1 प्लस लेमडा E2 = 0 किया, तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन मिलेगी, अब इनका कॉम्बिनेशन क्या बन के आएगा वी डोंट नो, राइट? बट ये चीज हमेशा इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी करेगी। क्यों? क्योंकि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरी को भी करेगा, ऑब्वियस है। तो इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, यानी कि 0 + λ 0 बन जाएगा ये। यानी कि ये जो भी इक्वेशन बन के आएगी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो हमेशा पास करेगी करेगी, ये एक फैक्ट है। लेमडा जो मर्जी हो जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ लेमडा, वही चीज हम इधर लगा रहे हैं। हम्म। बेसिकली जो लाइन है उसको एग्जांपल सेंटर से पास कर रहे हो जो सेंटर नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट इंटरसेक्शन है, और जो इस लाइन जो हमने लाइन दी है वो उसके ऐसे साथ हमने इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली इसके पैरेलल लाइन ढूंढनी थी, वो आ जाएगी ये। हम्म। दोनों से मैंने ये एंड होना चाहिए, तो उल्टे जाए मैं सही जैसे पेयर और स्ट्रेट लाइन के लिए दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, अरे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? वो तो दोनों पे लाई करेगा ना, राइट? हर बार एंड का मतलब वो नहीं जाता, पता है ना ये चीज, ये पता है ना। मैं तोड़ नहीं सकता इसको, हर केस में नहीं तोड़ सकता। कुछ देखो, आगे है रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइन इन अ लाइन मिरर। ठीक है, ये क्या फंडा है? ठीक है, कि मान लो एक लाइन है, ये ले लो 3x + 7y + 2 = 0। ठीक है, एंड इधर से एक लाइन आई,
ठीक है, वो ये बोल रहा है कि ये मिरर है एंड ये लाइन आई एंड रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाएगी, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी? पॉइंट समझे? जो रिफ्लेक्टेड लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, तो अब देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल जाएगा इनका साइमल्टेनियसली सोल्व करके, राइट? अब इसका स्लोप चाहिए, तो लेट्स से इसका स्लोप m है, इसका स्लोप क्या आ रहा है? -1, इसका स्लोप क्या जा रहा है? -3/7 -3/7। ये क्लियर है? अब इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होना चाहिए वही इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल होना चाहिए, वहां से हम निकलेगा। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या आ जाएगा? m1 - m2, यानी कि m माइनस ऑफ माइनस दिस, तो +3/7 ओवर 1 -3/7 इंटू का मॉड, दैट शुड बी इक्वल टू -1 माइनस ऑफ दिस, दैट इज +3/7 ओवर 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज -1 इंटू -3/7, दैट इज 3/7 का मॉड। क्या आ जाएगा? -7 +3 -4, उसका मोड क्या आ जाएगा? 4/7, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा? 10/7। ये कटा तो 2/5। अब देखो इधर 7 एलसीएम लेके ये चला जाएगा, 7m + 3 डिवाइडेड बाय 7 - 3m का मोड था, दैट इज इक्वल टू दिस, तो मोड ओपन होकर आ जाएगा +2/5, या फिर 7m माइनस +3 डिवाइडेड बाय 7 - 3m, ये आ जाएगा -2/5। अब ध्यान से देखो इधर 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 5 दा 35m + 5 3 दा 15, दैट इज इक्वल टू 14 - 3 2 दा 6m। इसको इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा? 41m, दैट इज इक्वल टू -1, तो m क्या आ गया? -1/41, और इधर से 35m + 15, दैट इज इक्वल टू -14 + 3 to the 6m, इसको इधर लेके आया तो आ गया 29m, दैट इज इक्वल टू -29, तो m आ गया -1। तो रिफ्लेक्टेड लाइन का स्लोप वो बोल रहा है क्या आएगा? या तो -1 या तो -1/41। अब -1 तो ऑलरेडी इंसिडेंट लाइन का स्लोप है, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइन का स्लोप सेम नहीं हो सकता। सेम स्लोप होने का मतलब वो इस तरीके से जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, हमें दूसरी वाली लाइन चाहिए थी। तो इनमें से हमेशा इस मेथड के थ्रू एक हमारा रिजेक्ट होगा, एक हमारा एक्सेप्ट होगा, तो इसका स्लोप क्या आ गया? -1/41। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करोगे, वो आ जाएगा 4, -2। तो रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस ऑफ, तो 2 डिवाइडेड बाय x - 4, दैट इज इक्वल टू -1/41। तो ये आएगा। क्लियर है? रिजेक्शन वाला बताना कैसे रिजेक्ट। रिफ्लेक्टेड लाइन का स्लोप -1 कैसे हो सकता है? वो इसके पैरेलल कैसे हो सकती है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंटल जो लाइंस होती हैं वो एक ही पॉइंट से पास करती हैं, तो ये दोनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास करे, ऊपर से स्लोप भी बराबर, मतलब ये कोइंसिडेंटल लाइंस। मतलब तुम्हारी जो रिफ्लेक्टेड है वो ये है, रिफ्लेक्टेड नीचे की तरफ नहीं जानी है, वो तो ऊपर की तरफ जानी है, तो इसलिए सेम स्लोप नहीं हो सकता। तो सेम स्लोप वाली चीज जो है वो हमें इग्नोर करनी है, बस ये फंडा है इसमें।